जी। भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जा सकता है, यह संभव है। पराजित करने की एक ही शर्त है कि विकल्प के रूप में एक दल सामने हो या एक गठबंधन सामने। अगर एक गठबंधन सामने होगा, एक दल सामने होगा, स्पष्टता होगी मतदाताओं के पास, तो वे स्पष्टता से भारतीय जनता पार्टी का विकल्प चुन लेंगे। संदेश गुजरात में जिस प्रकार चुनाव प्रचार किया गया, उससे स्पष्ट है। प्रचार से ही संदेश स्पष्ट था। प्रचार जी। किस प्रकार किया? इस बार भी प्रधानमंत्री ने जो ताबड़तोड़ वहां सभाएं की, उन सभाओं में उन्होंने कहा कि दरअसल यह चुनाव गुजरात को गुजरात विरोधियों से बचाने का चुनाव है, यानी गुजरात के लोगों को गुजरात विरोधियों से बचाना है। तो यह बात उन्होंने 2002 में भी कही थी कि गुजरात के विरुद्ध एक भयंकर षड्यंत्र चल रहा है, पूरे भारत में गुजरात विरोधी सक्रिय हैं। इस बार मेधा पाटकर तक को घसीट लिया गया और कहा गया कि देखिए, राहुल गांधी मेधा पाटकर को भारत जोड़ो यात्रा में लेकर चल रहे हैं, जो कि गुजरात विरोधी हैं। इससे आपको पता होना चाहिए गुजरात विरोध की एक साजिश चल रही है। अब अभी कांग्रेसी एक तरह से अपने लिगेसी को भी क्लेम नहीं कर पा रहे। जवाहरलाल नेहरू पे अटैक होता है, गांधी को यदाकदा को-ऑप्ट करने की कोशिश होती है और कांग्रेस के लोग अंबेडकर पे भी अपना क्लेम नहीं करते हैं। अंबेडकर के भी को-ऑप्शन की कोशिश चल रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? वामपंथ, दक्षिणपंथ, समाजवाद, अंबेडकरवाद और सेंट्रिस्ट पार्टी भी। क्या भारत की राजनीति में विचारधारा का अंत हो रहा है या यह नए रूप आकार ले रहा है? दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज इसी विषय पर चर्चा विस्तार से है और हमारे साथ जाने माने साहित्यकार, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब हैं। बहुत दिन बाद गैप हो गया था, इसलिए अंबेडकरनामा पे बातचीत जरूरी था। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी क्योंकि अभी गुजरात चुनाव हुआ है, हिमाचल प्रदेश चुनाव हुआ है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुआ है और सेंटर में थोड़ा सा अगर रख लें आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी वो दक्षिण पंथ वाम पंथ के बीच में जो पॉपुलिस्ट एजेंडा होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम तरह की बातें, उस पे चुनाव लड़ती है और मिला जुला कर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच में बात रह जाती है। लोग सेकुलर शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश करते हैं, खास तौर से पॉलिटिकल क्लास। तो ये सब समझना जरूरी है और मैं भी समझूंगा और आप भी समझिए, सुनिए और पूरा देखिए और सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। स्वागत है सर अंबेडकरनामा में, बहुत लंबे अंतराल के बाद। जी जी, अब व्यस्त नमस्कार। है तो एक इनिशियल पृष्ठभूमि मैंने बताई है और आज हम जानना चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो। और जी, इसलिए कि हम क्यों यह चर्चा कर रहे हैं, आपने शुरू में स्पष्ट किया कि अभी 3 जगह चुनाव हुए हैं और तीनों चुनाव महत्वपूर्ण जी थे। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जो स्थानीय निकाय हैं, यहाँ की जी नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, उनके चुनाव हुए हैं। इन चुनावों को इसलिए कमतर करके नहीं देखना चाहिए कि अगर आप ये देखें तो भारत की जो संघीय सरकार है, अ, उसका जो शासक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसने उसकी अपनी पूरी ताकत दिल्ली के इन स्थानीय निकायों के चुनाव में भी लगा दी थी। उसके कई जी मुख्यमंत्री आए, जगह जगह सभाएं की और उन्होंने जो सभाएं की उनमें उन्होंने कोई स्थानीय मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने वे मुद्दे उठाए जिन्हें आप विचार के मुद्दे कहते हैं, जी वे मुद्दे उठाए। तो इसलिए तीनों चुनाव महत्वपूर्ण हैं। 3 तरह के नतीजे आए हैं। एक नतीजा गुजरात का है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है, रिकॉर्ड तोड़ विजय आप कह सकते हैं। आज तक इतनी सीटें किसी दल को गुजरात में नहीं आई। जी और यह तब जब वह चौथाई दशक से भी ज्यादा से सत्ता में है
तो सत्ता में रहने के बाद बहुत तरह की गड़बड़ियां होती हैं, और गलतियां करते हैं, लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं और लोग थोड़े थक भी जाते हैं। लेकिन ऐसा दिखलाई पड़ रहा है कि लोगों का उत्साह ज़्यादा है और ज़्यादा सीटें दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी को। उसके उलट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली है। लेकिन ये जो नतीजे हैं, इनमें जो प्रतिक्रिया दिखलाई वह दिलचस्प। रात के नतीजों को दिया जा रहा है। हिमाचल के नतीजे के बारे में कहा जा रहा है ये तो उसकी आदत ही है, एक बार यह दल, दूसरी बार दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है ये तो स्थानीय निकाय के चुनाव थे, इनको उतना महत्व नहीं देना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है गुजरात के नतीजों को, और यह कहा जा रहा है कि यही राष्ट्रीय रुझान दिखलाता है। लेकिन इसमें जो चुनाव विश्लेषक हैं उन्होंने ठीक ही दिखलाया है कि इससे एक बात दिखलाई पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी अपराजेय नहीं है। दिल्ली में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इसके बावजूद उसको हार का सामना करना पड़ा। देश में उसने कोई कम ताकत नहीं झोंकी है। प्रधानमंत्री के कई दौरे हुए, कई सभाएं हुई और सारे राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं हुई, तो वहां भी पूरी ताकत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं कम ताकत नहीं झोंकती है। वह हर चुनाव को, एक उपचुनाव भी होगा, उस चुनाव को, उपचुनाव को भी वो एक राष्ट्रीय चुनाव की तरह लड़ती है, पूरी ताकत लगाकर, सारी ऊर्जा लगाकर। तो यह कहना गलत होगा कि हिमाचल में उसने ताकत नहीं लगाई थी, ताकत उसने उतनी ही लगाई थी। तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, सारी ऊर्जा लगाई थी, इसलिए कहना गलत होगा कि गुजरात का चुनाव नतीजा ज्यादा महत्वपूर्ण है और हिमाचल का नहीं है। जैसा लोगों ने तीनों नतीजों का अध्ययन करके ठीक ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जा सकता है, यह संभव है। पराजित करने की एक ही शर्त है कि विकल्प के रूप में एक दल सामने हो या एक गठबंधन सामने। अगर एक गठबंधन सामने होगा, एक दल सामने होगा, स्पष्टता होगी मतदाताओं के पास, तो वे स्पष्टता से भारतीय जनता पार्टी का विकल्प चुन लेंगे। ऐसा हिमाचल प्रदेश में देखा गया। गुजरात में ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि आम आदमी पार्टी के प्रवेश ने एक तरह से वहां विचलन पैदा कर दिया, और आम आदमी पार्टी के प्रवेश के बाद जिस प्रकार का माहौल भी बनाया गया, उसको आप नजरअंदाज ना करें। यानी मतदाताओं को यह बतलाया गया कि ये बहुत ही ताकतवर पार्टी है और यह विकल्प बन सकती है। और मुझे जैसा बतलाया जाता है कि प्रचार पर, यूट्यूबर्स पर, जैसे पंजाब में, वैसे ही वहां काफी पैसा खर्च किया आम आदमी पार्टी ने। तो एक प्रचार बना कि यह एक विकल्प है और लोगों के बीच यह बात गई। अब इसको आम आदमी के खिलाफ आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी प्रचार करती है और आम आदमी पार्टी भी प्रचार किया, लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि यह दिखलाई पड़ा कि यह एक नया विकल्प है और इसकी दो जगह सरकार है। और यह चर्चा बहुत हुई कि स्कूल और स्वास्थ्य, इसमें इसने जबरदस्त काम किया। अब चुनाव के कोई विश्लेषण नहीं करता है कि दरअसल स्कूल में इन्होंने काम क्या किया है या स्वास्थ्य में काम क्या किया है, क्योंकि हम लोग जो दिल्ली में हैं, हम उसकी असलियत जानते हैं। उसमें काफी पोल है ना। ये जो स्कूल और स्वास्थ्य की बात हो रही है अस्पतालों की, तो उसकी असलियत हम सारे लोगों को पता है। लेकिन जाहिर है मीडिया को इसका विश्लेषण करने में दिलचस्पी नहीं है और कई कारणों से नहीं है। तो यह लोगों के पास गया कि जो बुनियादी चीज है वह आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। पंजाब में वो कर रही है, दिल्ली में कर रही है और यहाँ भी करेगी। और इस वजह से मत विभाजन हुआ और 13% तकरीबन वोट आम आदमी पार्टी ने लिए और इसका खासा नुकसान कांग्रेस को हुआ। लेकिन कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी पर दोषारोपण नहीं कर सकती या भारतीय जनता पार्टी पर नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि उसके जो पारंपरिक उसका जनाधार था वो क्यों उसके पास,
खिसक गया। यह कांग्रेस पार्टी को विचार करना पड़ेगा। क्या इसका कारण यह था कि पार्टी ने पर्याप्त मेहनत नहीं की और वह विश्वास नहीं दिला पाई, अपने ही मतदाताओं को विश्वास नहीं दिला पाई, जिसकी वजह से वे दूसरे लोगों के पास गए। तो यह और कांग्रेस पार्टी का जो पारंपरिक जनाधार जो 2017 में भी उसके पास रहा था और कड़ी टक्कर इसे कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को दी थी, वह इस बार बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास गया और आम आदमी पार्टी के पास गया। तो इसलिए इन चुनाव नतीजों को इस तरह से देखा जाना चाहिए। लेकिन सच है कि मीडिया इसका जिस प्रकार प्रचार करेगी उसमें चुनाव के गुजरात के चुनाव नतीजे हावी रहेंगे, उनका संदेश हावी रहेगा और वह संदेश बहुत स्पष्ट है और उस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। जी, क्या संदेश है वो जरा उस पर चर्चा हो। संदेश दिया जा रहा है गुजरात चुनाव नतीजों का, वह और वह संदेश गुजरात में जिस प्रकार चुनाव प्रचार किया गया उससे स्पष्ट, प्रचार से ही संदेश स्पष्ट था। प्रचार किस प्रकार किया? इस बार भी प्रधानमंत्री ने जो ताबड़तोड़ वहां सभाएं की, उन सभाओं में उन्होंने कहा कि दरअसल यह चुनाव गुजरात को गुजरात विरोधियों से बचाने का चुनाव है, यानी गुजरात के लोगों को गुजरात विरोधियों से बचाना है। तो यह बात उन्होंने 2002 में भी कही थी कि गुजरात के विरुद्ध एक भयंकर षड्यंत्र चल रहा है, पूरे भारत में गुजरात विरोधी सक्रिय हैं। इस बार मेधा पाटकर तक को घसीट लिया गया और कहा गया कि देखिए राहुल गांधी मेधा पाटकर को भारत जोड़ो यात्रा में लेकर चल रहे हैं, जो कि गुजरात विरोधी हैं। इससे आपको पता होना चाहिए गुजरात विरोध की एक साजिश चल रही है। तो एक तो गुजरात विरोध और दूसरा इस बार के पूरे चुनाव में बहुत ही बेशर्मी के साथ बहुसंख्यकवादी मुहावरों का इस्तेमाल किया गया या मुसलमान विरोधी मुहावरों का इस्तेमाल किया गया। गृह मंत्री ने किया, असम के मुख्यमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से किया, सबने किया। तो चुनाव का संदेश उसके प्रचार में स्पष्ट है। मैंने गुजरात के बहुत सारे मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए अब एक तरह से आप कहें तो यह जो गुजराती हिंदुत्ववाद है जो अब भारत का भारतीय हिंदुत्ववाद में बदल गया है, अब यह इसलिए विचारणीय नहीं है कि यह यहाँ लगभग स्थिर हो गया है। अब आप इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, लेकिन यह स्थिर हो गया है, यह आधार बन गया है, ये यहाँ के ज्यादातर हिंदू मतदाताओं के भीतर यह बात जम गई है। इसलिए कोई राजनीतिक चुनौती नहीं देना चाहता, इसको विचलित नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह डरता है मतदाताओं से। तो इसलिए इसका जो अभिप्राय है या संदेश है वह स्पष्ट है कि जो हिंदुत्व बहुसंख्यकवादी या हिंदुत्ववादी विचारधारा है वह विचारधारा अभी काफी प्रबल है जी। और अगर उस विचारधारा का जमकर और ईमानदारी से सामना नहीं किया गया और उसी की भाषा में बात करने की कोशिश की गई तो वह विचारधारा और बलवती होती चली जाएगी जी। गुजरात में इस विचारधारा के बलवती होने का कारण यह है कि उसी मुहावरे में दूसरे लोगों ने बात करने की कोशिश की, तो वह और भी ताकतवर हो गई। सर, वामपंथ कमजोर हुआ बंगाल में भी और अन्य जगहों पर भी, दक्षिण पंथ मजबूत हुआ है और मुझे लगता है कि ईमानदारी से अपने दक्षिणपंथी राजनीति विचारधारा पे वो अपना काम करती रहती है। समाजवादी भी उतार चढ़ाव उनका चलता रहता है, क्लैरिटी स्पष्ट नहीं होती आइडियोलॉजिकल। लेकिन कांग्रेस की एक लंबी लिगेसी रही, मतलब आजादी के पहले से, और गांधी कितना हठी थे विचारधारा को लेकर अपने, अंबेडकर से भी उनके तकरार थे, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे अपनी बात से हटते नहीं थे। एक आप अभी कांग्रेसी एक तरह से अपने लिगेसी को भी क्लेम नहीं कर पा रहे। जवाहरलाल नेहरू पे अटैक होता है, गांधी को यदा कदा कोऑप्ट करने की कोशिश होती है, और कांग्रेस के लोग अंबेडकर पे भी अपना क्लेम नहीं करते हैं, अंबेडकर के भी कोऑप्शन की कोशिश चल रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं?
क्या वैचारिकी की कमी हुई है कांग्रेस में, या उस तरह जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर भी थे? नहीं, वह तो पहली कैबिनेट थी जी और उस पहली कैबिनेट में ये ठीक ही किया गया था कि एक तरह से राष्ट्र में जो अलग अलग प्रकार के मत हैं उन सारे मतों को वहाँ, वह कोई कांग्रेस की कैबिनेट नहीं हो सकती थी जी और जी यह अच्छी गैर कांग्रेसी लोग उस कैबिनेट में थे। तो जी इस बात पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है, लेकिन सोचना चाहिए लोगों को कि ऐसा क्यों था, कैसे हुआ। जी यानी पूरा कब्जा करने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। यह तो 1952 में चुनाव हुआ और जी 1952 के चुनाव के पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई जीवनी पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने उन दिनों का जिक्र किया और बाबा साहब के एक भाषण का उल्लेख किया। तो उसमें यह तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो अब खत्म होने वाली है। बाबा साहब खुद कह रहे थे हम्म कि वह ऐसा मकान है जिसमें आग लगी हुई है और अब वो बचेगी नहीं। तो हम्म। उनका चुनाव इस तरह से हो रहा था। तो कांग्रेस शुरू से ही विचारधारात्मक दल नहीं रहा है। कांग्रेस हम्म। एक मंच रहा है और कांग्रेस एक ऐसा मंच रहा है। कांग्रेस का मतलब ये मिलना, जी इकट्ठा होना। तो उसमें उस मंच पर हर तरह के लोग, हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय भी हैं और आगे चलकर आचार्य नरेंद्र देव भी हैं। उसमें कम्युनिस्ट, हम्म। उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी हैं, हम्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी थे, हिंदू महासभा के भी थे। तो कांग्रेस का की खासियत यही थी और उसकी ताकत यही थी कि उसने अपने आप को सख्त विचारधारात्मक ढांचे में बंद करके रखने की कोशिश नहीं की और वह जी एक तरह से समाज में अलग अलग जो मत हैं उनको कैसे वे एक साथ चल सकते हैं, हम्म। इस रास्ते को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की। जी लेकिन जब प्रतियोगी राजनीति आ गई संसद की, तब यह चीज टूटने लगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी आई जिसकी स्पष्ट आप कह सकते हैं विचारधारा थी, हम्म समाजवादी और जनसंघ आया। तो इस तरह के दल आए। उसमें भी कांग्रेस ने प्रयास किया कि वह यह दिखलाने की कोशिश करे कि वह सबको साथ लेकर चल सकती है। तो यह एक रास्ता कांग्रेस ने दिखलाया। लेकिन जब आज हम ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोग अपनी विरासत को भी नहीं बचा पा रहे हैं और किसी बात पर किसी चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, तो वह एक दूसरी दिक्कत है। वह दिक्कत यह है कि 60 वर्षों के शासन में 70 वर्ष का शासन तो एक जुमला है, क्योंकि कांग्रेस 70 वर्ष तो शासन में रही नहीं। नहीं नहीं तो अगर 60 वर्ष ले लें, 60 वर्षों के शासन में, तो कांग्रेस में रहने का कारण क्या था? कांग्रेस में लोग क्यों आते थे? किसी विचारधारा के कारण नहीं आते। हम्म। इस बात को समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। जी जी अब यह कहा जाता है कि राहुल गांधी जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस एक स्पष्ट विचारधारा को अपनाए। इसका लाभ भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है। यह बात हम जाहिर। लोगों को समझ। सर एक आखिरी सवाल, दुनिया भर में एक ये विचार फैलाया जा रहा है कि विचारधारा का अंत हो गया है। ये अपने आप में एक विचारधारा ही, विचारधारा का अंत होना कहना भी एक तरह से विचारधारा ही। ये किताब तो बहुत पहले आई थी और ये नारा जी बहुत पहले आया था, आपको पता होगा। आप तो उस विद्या के आचार्य हैं। एंड ऑफ आइडियोलॉजी। जी जब हम आइडियोलॉजी बोलते हैं तो दिलचस्प ढंग से हमारा मतलब सिर्फ मार्क्सवाद होता है या वामपंथ होता है। हाँ 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 तो यानी आइडियोलॉजी तो एक ही है, बाकी सब मनुष्यता है, ऐसा माना जाता है। हाँ जी इसलिए जी बाकी सबको हम मनुष्यता मान लेते हैं और यह आइडियोलॉजी है। जी लेकिन जी अगर हम सामान्य अर्थ में कहें जिसमें हम आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, है ना,
भारत में खास हम किस अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं? आइडियोलॉजी शब्द जब हम कहते हैं आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो हम दरअसल क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी धारणा क्या है, एक अच्छा जीवन कैसा होता है, समाज के ढंग से चल कैसे सकता है, सामाजिक संगठन किस प्रकार किया जाए कि सबको न्याय की प्राप्ति हो, जी समाज में जो सबसे कमजोर है ऐतिहासिक कारणों से, उस सबसे कमजोर को न्याय पाने की आशा बन सके, जी ऐसा आप करेंगे। जब हम आपसे ये पूछते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो हम दरअसल ये जानना चाहते हैं। तो जी अगर बहुत पेचीदा बहसों में न जाना चाहें, जी जी तो इस प्रश्न का तो कभी अंत नहीं होगा। मैं तो हमेशा प्रश्न करूंगा, कोई राजनीतिक दल जब मेरे पास आएगा कि मुझे वोट दो, तो मैं उससे सिर्फ यह नहीं पूछता हूं कि तुम मुझे रोटी दोगे कि नहीं, गैस का चूल्हा दोगे कि नहीं। मैं उससे ये भी पूछता कैसा समाज दोगे, किस प्रकार का, क्या उस समाज में मैं सुकून के साथ रह सकूंगा, क्या मैं इज्जत के साथ रह सकूंगा, क्या जो ये मैं हूं, मेरा होना, इस मेरे होने को स्वीकार किया जाएगा। तो यह सवाल तो मैं उससे करूंगा ना। जी मैं तो ये कहूंगा कि मुझे 2 जून की रोटी दे दो, मैं कैसे जीवित रहूं ये निश्चित कर दो। तो यह प्रश्न मैं उससे करूंगा कि तुम मुझे कैसा समाज दोगे। तो यही प्रश्न विचारधारा है। जी 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 और इस शुक्रिया प्रश्न सर। का उत्तर हाँ जी जी है जी कंटिन्यू इस प्लीज। शुक्रिया सर। और दोस्तों, प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब थे। आज बात चल रही थी विचारधारा। विचारधारा क्या है, उसे क्या मायने होते हैं, और व्यापक दृष्टिकोण में, व्यापक संदर्भों में उसको समझा जाना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।